तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। ठीक है, पहला लॉ आपके सामने लिखा हुआ है फैराडे फर्स्ट लॉ। दो लॉ होते हैं, फैराडे के दो लॉ थे, एक फैराडे फर्स्ट लॉ है, एक फैराडे सेकंड लॉ है, तो उसने दो लॉ दिए थे। तो फैराडे फर्स्ट लॉ पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन फैराडे सेकंड लॉ जो है वो एक्सटेंशन है हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ की, तो उसको थोड़ा सा ही देखेंगे, लेकिन सारा का सारा काम हम फैराडे फर्स्ट लॉ पे ही करेंगे। आराम से समझने की कोशिश कीजिए फैराडेज लॉ को और आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो आप देखने की कोशिश कीजिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड or the mass of gas liberated at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the solution। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा, इससे पहले आपने इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने में आपने देखा कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता था और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा इलेक्ट्रोड होते थे, दो इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रोड जुड़े हुए होते थे। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसे हम एनोड बोलते थे, याद होगा आपको, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसे हम कैथोड बोलते थे। ये भी आपको क्लियर है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाला होते थे। ठीक है, अब देखिए ये कहता है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, कि कितना, देखिए आराम से समझिए कि कितना कैटाइन, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने वाला है, तो कितना कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, कितना कैटाइन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, या कितना एनाइन इलेक्ट्रोलाइट से निकल के जाके एनोड पे डिपॉजिट होगा। कैथोड पे कैटाइन डिपॉजिट होता है बिकॉज कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा या कैटाइन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होता था और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा एनोड पे जाके डिस्चार्ज होता था। डिस्चार्ज कर रहे थे और तो कुछ हम कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो कितना कैटाइन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा, या कितना डिपॉजिट होगा, या कितना एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्लियर है। या ये भी याद रखिए कि कुछ हमने देखा था कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट में कुछ हाइड्रोजन भी थे ना, H पॉजिटिव भी थे, तो H पॉजिटिव जाके कैथोड पे H2 गैस बना रहा था। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है कि हमारा क्लोरीन एनोड पे जाके Cl2 गैस बना रहा था? या गैस भी तो हो सकती है हमारे इलेक्ट्रोलाइट, या कितनी गैस लिबरेट होगी किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि हम कितना चार्ज उस वाले इलेक्ट्रोलाइट में या उस वाले सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं। बस ये था हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, याद रखिए कि जितना ज्यादा करंट देंगे या जितना ज्यादा टाइम तक आप करंट देंगे, करंट मतलब चार्ज ना, जितना ज्यादा करंट देंगे या जितने ज्यादा टाइम तक आप करंट या चार्ज देंगे, बोल लीजिए, उतनी ज्यादा वो सब्सटेंस, उतना ही ज्यादा वो सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब कौन सा? पॉजिटिव वाला सब्सटेंस, पॉजिटिव पार्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव कैथोड पे जाएगा, और नेगेटिव पार्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा। ठीक है, मतलब कैटाइन कैथोड पे जाने वाला है और एनाइन एनोड पे जाने वाला है। और कितना कैटाइन डिपॉजिट होगा कैथोड पे या कितना एनाइन डिपॉजिट होगा एनोड पे, वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट आपने चार्ज की दी है, कितने टाइम तक। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतनी ज्यादा डिपोजिशन होगी या उतनी ज्यादा गैस लिबरेट होगी। क्लियर है आपको? मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है। अब मतलब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए तो कांस्टेंट लगाइए, z इज अ कांस्टेंट एंड दैट z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसका नाम यह है, बड़ा ही अच्छा नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट है। क्लियर है आपको? अब जरा आप मानिए, देखिए कुछ समय के लिए आप मानिए कि हमने, ठीक है, हमने यहां से आई करंट, देखिए पॉजिटिव पार्ट से ना करंट फ्लो होती है, हमने यहां से आई करंट लॉन्च की।
ठीक है, और उस करंट को हमने फ्लो करवाया टाइम टी के लिए, टी तक, ठीक है। हमने आई करंट फ्लो की और टाइम टी तक उस करंट को हम फ्लो करते रहे। तो जरा आप बताइए कि हमारा, समझिए ना, यहां से आई करंट पॉजिटिव साइड से हमने करंट फ्लो की और उस पॉजिटिव साइड से हमने करंट फ्लो की, टाइम टी तक हम करंट फ्लो करते हैं। तो बताइए कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा। आराम से आप लिख सकते हैं, सर करंट तो होती है चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। सर यहां से आपने चार्ज पूछा था तो चार्ज को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। क्लियर है। अब जहां हमारा Q है वहां ये पुट कर दीजिए, तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होके Z आई टी हो जाएगा। M इज इक्वल टू Z आई टी। What is M? M is the mass of substance deposited or mass of gas liberated. What is Z? Z is electrochemical equivalent, that is constant. What is I? I is current and current is in ampere. What is T? T is time and time is in second. ठीक है, क्लियर है। अब सर बताइए व्हाट इज Z? Z को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, Z क्या है। तो Z को हम ऐसा भी लिखते हैं, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, अब क्लास 11th का लेक्चर था, याद रखिए। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट, दैट इज Z को ऐसा लिख सकते हैं E अपॉन F। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मोरओवर हमने सॉल्यूशन वाले वीडियोस में पहले लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट को डिस्कस किया था। इक्विवेलेंट वेट होता है, याद रखिए, दोबारा से बोलने वाला हूं, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? एसिड के लिए एक्स होती है बेसिसिटी, बेस के लिए एक्स होती है एसिडिटी, और साल्ट के लिए एक्स होता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव कितना चार्ज है, यहां पे बात सिर्फ चल रही है चार्ज की। तो x यहां पे हमने, कोई एसिड बेस नहीं है, यहां पे चार्ज की बात चल रही है, तो हमारे लिए x यहां पे है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। वो आपको दिखाई देगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप क्लियर हो जाएगा। x है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, और x क्या है हो गया, और मोलर मास मैं बताऊंगा आपको, मोलर मास भी आपको आता है कैलकुलेट करना। ठीक है, अब f क्या है सर, f बता दीजिए। तो पिछले 4 लेक्चर से F डिस्कस हो रहा है। F होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है आपको पता है, अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया भी होता है और आपको पता भी है कि इसके बराबर होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसने हमें ये बताया कि कितना सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा कैथोड और एनोड के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज दोगे उस इलेक्ट्रोलाइट में, जितना चार्ज दोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा। दैट इज बस सिंपल फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंडर। जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और फिर अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं यहां पे न्यूमेरिकल डिस्कस करके। चलिए, तो न्यूमेरिकल लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आप लिखने। चलिए, तो ये है न्यूमेरिकल आपका पहला, जो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पीयर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज CuSO4 सॉल्यूशन। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कितना करंट, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा जब हम 5 एम्पीयर का करंट यूज करेंगे 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए CuSO4 सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला होता है सर M इज इक्वल टू ZQ। होता है कि नहीं होता? क्या उसने हमें चार्ज दिया है? नहीं, उसने हमें करंट दिया हुआ है। तो फिर चार्ज को तोड़िए, चार्ज को ऐसा भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, अब करंट कितना है जरा वो देखिए। अब चलो आराम से आगे चलते हैं थोड़ा। M इज इक्वल टू Z को लिख सकते हैं ना, E अपॉन F लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय IT। ठीक है, क्लियर है। अब M को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट वेट को भी तोड़ सकते हैं ना, इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं हम मोलर मास अपॉन X। ठीक है, इंटू ये नीचे है 1 अपॉन F लिख दीजिए, इंटू I इंटू T कर लीजिए।
अब मोलर मास, अब किसकी डिपोजिशन की बात कर रहा है वो? कॉपर की डिपोजिशन की बात कर रहा है। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होगा। अगर मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड है तो मोलर मास भी तो कॉपर का होगा ना कि CuSO4 का होगा। मोलर मास कॉपर की बात कर रहा होगा ना, तो मोलर मास कॉपर का दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? 63.5 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स है। एक्स कैसे निकालें सर? एक्स का पता नहीं चल रहा। तो एक्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप देख लीजिए CuSO4 सॉल्यूशन में Cu 2 पॉजिटिव फॉर्म में है और 2 पॉजिटिव वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो तभी तो Cu सॉलिड बनाएगा। Cu सॉलिड बना के डिपॉजिट होगा। मतलब कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव के ऊपर? एक्स क्या है? चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज है, ठीक है, 2 पॉजिटिव। मोरओवर कितना चार्ज आया होगा वहां से? 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 फैराडे ऑफ चार्ज आया है, ठीक है, 2 फैराडे चार्ज आया है कॉपर को न्यूट्रलाइज करके डिस्चार्ज करने के लिए। तो मतलब एक्स क्या है? एक्स है यहां पे 2, ठीक है, बस यही बात याद रखिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद 1 अपॉन फैराडे की वैल्यू लिखिए 96500। आई क्या है? आई हमारा करंट है और करंट कितना है? 5 एम्पियर। उसके बाद टी है हमारा टाइम, और टाइम मैंने आपको क्या कहा? टाइम आपको लेना है किसमें? सेकंड में, ठीक है। तो टाइम हम लेंगे सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो सारा का सारा ये सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली आपको जो आंसर आएगा वो होगा 5.8 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 5.8 ग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज और राइट आंसर। तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक न्यूमेरिकल। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यह है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड कितना होगा? ठीक है, IIT का क्वेश्चन है ये, जरा देखिए। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम एक सोल्यूशन में, CuSO4 सोल्यूशन में, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे? सर वो बताइए आप, कितना कॉपर डिपॉजिट होने वाला है? फॉर्मूला है M इज इक्वल टू Z3 मास, ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? चार्ज के साथ करना है, ठीक है। अब जरा यहां पे बताइए आप, कोई चार्ज दिया हुआ है या नहीं? सिंपल सामने 2 फैराडे दिया हुआ है, 2 फैराडे चार्ज, तो चार्ज हमें दिया हुआ है, हमें कोई भी जरूरत नहीं है इसे IT की फॉर्म में लिखने की, ठीक है। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं ना हम, E अपॉन F मल्टीप्लाई बाई कितना चार्ज है? 2 फैराडे चार्ज है। फैराडे से फैराडे खत्म हो गया तो बचा M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जो वेट है इसको लिख सकते हैं हम मोलर मास, लिख सकते हैं आराम से, मोलर मास डिवाइडेड बाय x, ठीक है। और आगे क्या है बचा हुआ? आगे बचा हुआ है 2। अब मोलर मास कितना है? आपको दिया हुआ है कॉपर का मोलर मास आप जानते हैं 63.5 ग्राम है। लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट क्वेश्चन में देखा, सॉरी, ठीक है। x क्या है? कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो CuSO4 में Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में है तो 2 लिख दिया, ऑलरेडी बता दिया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचा क्या? 63.5 ग्राम, एंड 63.5 ग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल आपका फैराडे फर्स्ट लॉ पे। तो आइए शुरू करते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है कि अगर इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू अ डिफरेंट solution that is electrolyte की बात हो रही है, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करें डिफरेंट सोल्यूशन में सेम चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पास करें, तो जितना आप सोच रहे हैं कि जितना आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा आपके इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके उस इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। ये एक्सटेंशन है फर्स्ट लॉ की। देखिए अब बात है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है, और इक्वल करंट और इक्वल मतलब इक्वल चार्ज देना है, तो इक्वल चार्ज डिफरेंट सोल्यूशन में ये कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि हम क्या करें कि 2 सोल्यूशन लेते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब 2 अलग अलग सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू डिफरेंट सोल्यूशन है ना, तो डिफरेंट सोल्यूशन है मतलब 2 अलग अलग सोल्यूशन की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं 2 सोल्यूशंस बनाते हैं,
एक ये सोल्यूशन बनाई हमने, सेकंड हमने ये एक सोल्यूशन बनाई। मान लीजिए इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ZnSO4 की सोल्यूशन है और इसे हम बोलते हैं CuSO4 की सोल्यूशन है, ठीक है। अब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में हमारे इलेक्ट्रोड होंगे, तो हमने डाले इलेक्ट्रोड, ये है हमारे इलेक्ट्रोड एक सोल्यूशन के अंदर, ये हमारे इलेक्ट्रोड है और ये हमारा दूसरी सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड है। तो याद रखिए इन दोनों सॉल्यूशन को हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करना है। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करने के लिए आपने कहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा कि हम इन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, सीरीज में हम इन्हें कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक ही किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, वो भी हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। तो आप बोलिए इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मोर एवर आपको इस इंटरनली भी कनेक्ट किया हुआ है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिए, तो सीरीज में कनेक्शन हो गई है। अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है दो डिफरेंट सोल्यूशन में। याद रखिए अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, जब अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है, ऐसा ही है ना। Q इज इक्वल टू IT था, Q इज इक्वल टू IT था, तो इसका मतलब हमारा इक्वल करंट होगा दोनों सॉल्यूशन में, इक्वल होगा करंट और हमारा टाइम जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होने वाला है। मतलब सेम करंट सेम टाइम के लिए, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन ली जिसमें सेम करंट दिया और सेम समय के लिए दिया, सेम टाइम के लिए दिया, तो हमारा जो मास डिपॉजिट होगा हमारे इलेक्ट्रोड पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम कहते हैं पहली सॉल्यूशन की ZnSO4 की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, इसमें जिंक जाएगा ना डिपॉजिट होने के लिए, तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिट कितना होगा, वो होगा हम जानते हैं ZQ होता था, ठीक है। तो Z पहली सॉल्यूशन की बात करें तो Z1 और Q1, ठीक है। क्लियर है आपको, कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, फर्स्ट लॉ कहता था, फर्स्ट लॉ फैराडे फर्स्ट लॉ कहता Z इंटू Q, जिंक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एंड चार्ज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर कह दिया जाए मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड तो आप बोलेंगे Z2 इंटू Q2। क्लियर है, चलिए अब इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, Z को कैसे लिख सकते थे बच्चा, Z को लिख सकते थे इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट, तो लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय फैराडे मल्टीप्लाई बाय चार्ज। और इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड तो आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय फैराडे मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ठीक है। अब देखिए चार्ज सेम है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है, इसका मतलब हमारा Q1 और Q1 और Q2 सेम है, बिल्कुल सेम है, और दोनों तरफ F फैराडे वो भी सेम है, F फैराडे की वैल्यू सेम है, आप जानते हैं F इज इक्वल टू F। इसका मतलब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, MZn डिवाइडेड बाई मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो क्या होगा, फैराडे से फैराडे खत्म, Q1 से Q2 खत्म, तो बचेगा क्या वो आप बताइए, बचेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्लियर है, क्लियर है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं आराम से, मास ऑफ any electrode, mass of any substance deposited is directly proportional to equivalent weight। यही तो था हमारा सेकंड लॉ, mass of any substance deposited is directly proportional to equivalent weight। क्लियर है। अगर थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूं इसको, बस यहां तक हमारा लॉ खत्म हो गया, अगर मैं थोड़ा इसे बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मैं बढ़ाता हूं, जरा देखिए मैं कैसे बढ़ा रहा हूं, आप देखिए जरा थोड़ा, अगर आगे बात समझ आता है तो ठीक, नहीं तो यहां तक स्किप कीजिए, वीडियो को खत्म कीजिए, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं आराम से लिख सकता हूं M क्या होता है सर M होता है, अब जहां मैंने Zn और Cu लिखा, Zn और Cu की जगह पे मैं 1 और 2 भी अगर मेंशन करूं तो आप समझ जाना, Zn की जगह 1 लिख रहा हूं, कॉपर सेकंड सॉल्यूशन थी उसके लिए 2 लिखूंगा, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं ऐसे M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, यही तो एक बात है ना, ठीक है। Zn की जगह 1 लिखा,
कॉपर की जगह 2 लिखा, Zn की जगह 1 लिखा, कॉपर की जगह 2 लिखा। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आप देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ा आपने, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, ये देखिए ये ऐसा भी लिख रहा हूं मैं, Z जिंक इंटू Q, 1 के लिए जिंक, यही बात है। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, Z कॉपर इंटू Q कॉपर, यही बात है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये क्या है, क्या है ये, Zn इंटू Q, Z कॉपर इंटू Q। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप? इनको, इस जिंक की वैल्यू को और कॉपर की वैल्यू को ले जाइए पूरा का पूरा और उठा के या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं करता हूं इस इक्वेशन में पुट, मैं कर रहा हूं ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरा होगा Z इक्विवेलेंट, दैट इज ये Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ कॉपर, किसके बराबर है, E ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, मैंने इसको पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये निकल के आया। अब चार्ज हमारा सेम है तो यहां से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, चार्ज तो सेम है ना, चार्ज ऑफ जिंक और चार्ज ऑफ कॉपर पूरी सॉल्यूशन में चार्ज तो सेम है। तो जब ये हमने किया डिवाइड इसको तो आया Zn अपॉन ZCu, किसके बराबर है, E ऑफ Zn अपॉन E ऑफ Cu। ठीक, समझ गए यहां से? ठीक है, यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, आराम से Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, देख लीजिए, या ऐसा लिख दीजिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, E क्या है, E है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, हाँ नहीं, E है हमारा इक्विवेलेंट वेट और Z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और E है इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, कांस्टेंट लगाया F फैराडे इंटू Z, E इज इक्वल टू F इंटू Z। अब फैराडे की वैल्यू रख लीजिए, तो फैराडे की वैल्यू है 96500 इंटू Z। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो राइट बोलेगी कहीं इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये कुछ करना पड़ेगा, Z निकालना पड़ेगा, ये सारे की सारी चीजें जहां तक मैंने कहा था, अगर वहां तक समझ आई तो ठीक, अगर नहीं एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये एक्सटेंड करके फाइनल इक्वेशन यहां से आप फैराडे सेकंड लॉ की देख सकते हैं। तो ये था हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।